हजार जाने ऐसी मुझ पे सब फिदा. Mehdi, thank you so much for coming on the Dastango Editions with Coke Studio. शुरुआत करते हैं आपकी थोड़ी स्टोरी से, आपकी थोड़ी जर्नी से. गाने की कब शुरुआत हुई आपके अंदर, और थोड़ा सा अपनी जो करियर की जो जो पाथ है उसके बारे में बताएं, क्योंकि आप सीएसएस में काम करते हैं और पूरे पाकिस्तान फिरते रहते हैं. तो आई जस्ट बी क्यूरियस एज टू हाउ यू हैव इवॉल्व्ड एज अ म्यूजिशियन. सर मैं जो हूँ म्यूजिक तो बचपन से प्ले कर रहा हूँ, और सॉन्ग राइटिंग भी जो है मैंने काफ़ी यंग एज में शुरू की थी. मतलब क्लास 1-2 के अंदर मैं और मेरा भाई मेहदी मौजूद, हम लोग फनी फनी गाने बनाते थे, लेकिन उसको हमने कभी सीरियसली नहीं लिया इतना. फिर करते करते मैंने क्लास 8 में जब था तो दोबारा जो है ना शुरू किया गिटार के साथ गाने शाने लिखना. और सर सीएसएस की जिंदगी में मैं आया 2013, 18 नवंबर 2013 को 41st कॉमन में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आया था, और उसमें मैंने शुरू किया. और सर्विस जो है वो आर्ट वाले बंदे के लिए ना मतलब बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है. और वो इस तरह से कि जब मैं सर्विस में आया तो आई हैड टू लीव माय हाउस एंड लाइक गो टू वेयर एवर आई गॉट पोस्टेड, एंड दैट रियली बॉट मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और उसके अलावा मैंने पाकिस्तान को बड़ा डीपली देखा, और उसकी ऐसी ऐसी जगहें देखी, ऐसी ऐसी उसके पहलू देखे जो मैं वैसे नहीं देख सकता था. तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया. और आप यकीन माने पहले मैं काफ़ी डिफरेंट किस्म का स्टफ लिखता था, लेकिन जब मैं सर्विस में आया तो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया स्पेशली, तो आई स्टार्टेड राइटिंग लाइक एनीथिंग. मतलब बिल्कुल शुरू हो गया, मैं लिखता रहा जब टाइम मिलता था. फिर 2015 में मैंने दोबारा दिया सीएसएस, और 44th कॉमन में मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया. तो जो हमारी पीएस की नौकरी है वो बड़ी ही मुश्किल तरीन नौकरी है, क्योंकि 24/7 हम लोग गॉन होते हैं कि जी रात के 2 बजे कहीं फलानी जगह पे कोई रोड ब्लॉक हो गया है या कोई टैंकर गिर गया है, तो आप पहुंचे वहां पे और इस तरह करें और ये वो. तो I barely get the time as much as I used to practice. लेकिन बस कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम निकाल लेते हैं कोई गाना शाना लिखने, जस्ट टू स्टे सेन. एवोल्यूशन सर मेरे अंदर ऐसे आई लिखने की कि बस खुद से आ गई यार, यकीन माने. एक दिन जो है ना खुद से, मतलब मैं इस तरह की चीजें सोचना शुरू हो गया. और जब मैं सर्विस में नया नया आया था, तो अब आप सीएसएस का एग्जाम देते हैं ना, तो यार आपको ना काफी सारी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होती. नॉलेज आपको होता है सारा उन चीजों का. क्लास 5-6 में जैसे साइंस की वो काफी सारी चीजें जो आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन वो आपको दोबारा पढ़नी पड़ती हैं. फिर डिपेंड करता है आपने सब्जेक्ट कौन से लिए हैं. जी. तो करते करते मैं फिलॉसफी और साइंस में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप किया, और थियोलॉजी और साइकोलॉजी और इस तरह की ना अजीब अजीब किताबें मैंने पढ़नी शुरू कर दी. और उसके बाद बस फिर मेरा माइंड जो है एक तरीके से लिखना शुरू हो गया. मैं लिखता रहा सारा टाइम, मतलब फनी फनी चीजें लिखता था जो आउटराइटली फनी लगती थी, लेकिन अगर आप गौर करें उस पर तो उसमें कोई ना कोई बड़ा ना गेम होती थी, डीप बात कोई इंट्रोस्पेक्शन के होती बीच है में काफी, छुपी क्योंकि होती थी. जब हाँ जब मैं भी हाँ. इंट्रोड्यूस हुआ था आपके गाने का, आई हैड नो आइडिया. हम्म. क्योंकि फिर मैंने देखी आपकी जो लाहौर म्यूजिक मीट्स में, फिर मैंने लोगों से बात करी आपके बारे में, एंड एवरीवन आई स्पोक टू एब्सोल्युटली लव्ड यू. एंड देयर वाज अ थिंग अराउंड द लिरिक्स, जो आपके जो गानों की बात है, जो एक दो दफा सुन के जो है ना, वो जो जो दिल पे लगती है, वो आपकी लिरिक्स लगती हैं ऐसे जैसे आप समझ नहीं सकते, क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट यू आर सेइंग. एंड उसको सुनते सुनते जो है ना, एक खुद की एक लाइन निकल आती है कि ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो मेरे साथ भी यही होता है. लाइक आई कैन रिलेट टू इट. एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि जब गाना शुरू किया जाए लाहौर म्यूजिक मीट्स में, या जो भी आपने परफॉर्मेंसेस करी हैं, ये जो फॉलोइंग आ जाती है, एक जो लोग आपको जो ना देखने लग जाते हैं और सुनने के जो शौकीन बन जाते हैं, मेहदी मालूफ के जो स्टाइल है गाने का और स्टाइल है लिखने का, आपको आपको क्या लगता है कि वो क्यों
ऐसा है, लाइक क्यों वो ऐसी कनेक्शन बनाते हैं? डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द वे यू आर singing it or the way you are writing the songs, or do you think कि आजकल की दुनिया में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, whether COVID or otherwise, जो लोग feelings के through गुजर रहे हैं, फिर मैंने आपके एक और जो गाना है आपका जो गंदी सी बिल्डिंग, you know, it's very relatable कि जब आप छोटी छोटी जो चीज़ें उनमें से देखते हैं. अच्छा सर, मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि जैसा आपने कहा ना कि आई थिंक इट्स द वे दैट आई राइट देम, and the way that I write them is के in writing my songs, if they are about some external situation या अगर वो मेरे अपने बारे में भी हो तो वो बिल्कुल सच होते हैं, उसमें एक लाइन भी झूठ नहीं होती, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखता हूँ, इसलिए लोग उसको रिलेट कर पाते हैं. अब जैसे गंदी सी बिल्डिंग वाला जो गाना है ना, आप सर यकीन माने मैं उस तरह की एक बिल्डिंग में रह रहा था और मैं बिल्डिंग के अंदर घूमते घूमते मैंने सिर्फ एक चीज डिस्क्राइब की है एक नज़म की सूरत में, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बनाया, और जो उसमें 3 लोगों के नाम आए हैं, आसिम है, कासिम है और फलाना है, ये है वो है, वो 3 लोग मेरी बिल्डिंग में एक्चुअली रहते हैं. मैंने गाने के अंदर उनके नाम चेंज कर दिए, लेकिन वो तीनों लोग थे, और मतलब एक एक चीज उसमें ट्रू है. दूसरे फ्लोर पे भी एक बॉय सारा दिन जो है वो छिक रहा होता था, और टोटल मतलब सच है, उसमें कोई एक बात भी झूठ नहीं है. और वो मेरे सारे गानों की तरह इसी तरह है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो सच्चाई होती है, मैं वो लिख देता है, और वो मैं लिख देता हूँ तो फिर लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये आई गेस सच का बड़ा पावर होता है सर, आई गेस. नहीं, आई रियली डू थिंक सो, क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं, क्योंकि पहली दफा जब कोई गाना सुनता है ज्यादातर लिरिक्स पे इतना फोकस नहीं करता, वो बीट देखता है अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन फिर जब और एक कोक स्टूडियो के बारे में मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है कि वो ट्रांसलेशन लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरी जो है ना उर्दू इतनी कोई अच्छी खास नहीं है तो मुझे मायने समझ नहीं आते, तो लेकिन जब आपको पढ़ने की वो होती है कि आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लिखा क्या जा रहा है और बात क्या हो रही है, उससे पर्सपेक्टिव पूरा जो है ना बदल जाता है, गाने के बारे में पूरा बदल जाता है, बंदे के बारे में, बंदी के बारे में, और जो इस मोमेंट में एक्सपीरियंस जो हो रहा है उस गाने के साथ, एंड आई लव दैट. तो अगर हम जाएं आपकी जर्नी में कोक स्टूडियो के साथ, अब दिल खिड़की जो आपने लिखा हुआ है, बस अब दिल खिड़की को खोलो, इन दरवाजों को खोलो, और हाँ ये सहराओं में चीखो, ये वादियों में सीखो कि अब दिल खिड़की को खोलो. It's a beautiful song, beautiful lyrics. कहाँ से आया है वो गाना? कोक स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? Could you just describe that a little bit? सर ये जब मैं इस टाइप के गाने लिखना शुरू हुआ था ना कि दिल खिड़की के अलावा कहीं में खिड़की तो नहीं, और कि पीली मेरी बत्तख या जंगल में काला मोटा छोटा सा एक सांप है, जो पुराने मेरे दोस्त थे ना जो which were used to the old way that I write, तो वो ये कहते थे यार मेहदी ये तू किस तरह के गाने लिखना शुरू हो गया, तू अच्छा भला गा लेता है, तुझे क्या मसला क्या हो गया. लेकिन बस ये मेरा तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो उनमें से एक दोस्त था आर्ची, तो आर्ची जो मेरा दोस्त था वो इस्लामाबाद में उसका एक कैफे था, तो उस कैफे के ऊपर हम बैठे बैठे, मैं अपनी जॉब से आता था तो शाम को वहीं चला जाता था, इस्लामाबाद में अकेला रह रहा था चूंकि, तो वहां बैठे बैठे ना क्योंकि लैली पे ये मुझे 1-2 लाइनें आई थी कि 1000 जाने ऐसी मुझ पे सब फिदा इन सबको अलविदा. तो आर्ची ने जब सुना था, आर्ची ने कहा था ले बेटा ये तो फिर उसी वाली डगर पे ना चल रहा है और पता नहीं क्या बना रहा है. लेकिन फिर मैं घर गया, मैंने वो गाना शाना कंप्लीट किया. तो कोक के साथ सर बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और रोहेल भाई जो हैं उनके साथ मिल के मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा. और it was a very they were all really like nice and warm people, बहुत सपोर्टिव लोग थे, और बड़ा मजा आया. मेरे लिए तो ऑनर था, मेरा नहीं ख्याल था कि यार मेरे जैसा इंडी म्यूजिशियन और somebody with music as eccentric as mine could be on Coke Studio. तो मेरे लिए तो बड़ा ऑनर था सर. मैंने रोहेल भाई को सलूट करता हूँ मैं कि वो उन्होंने कोक स्टूडियो पे मुझे लिया. अब इसके बारे में मुझे जरा बताएं, जो 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 कंपोजिशन है और जो प्रोडक्शन है, did you have an idea of how the end product was going to come out, like how Dil Khidki was going to sound?
नहीं नहीं, मेरे पास आइडिया नहीं था। मुझे तो रोहेल भाई ने ना सिर्फ एक बेसिक सा ट्रैक ले डाउन किया था, बेस थी उसमें, ड्रम्स थे, लेकिन वो एंड में सारा रोहेल भाई ने चेंज कर दिया। तो जब नया गाना निकला था, मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा था कि यार एंड प्रोडक्ट बना क्या है, निकला क्या है, क्या हुआ है। तो वो आया तो बड़ा मजा आया यार, बड़ी खुशी हुई। मतलब एक सरप्राइज था, मैंने कहा वाह, मतलब इसमें ये तो और सिंगर भी गा रहे हैं और बड़ा म्यूजिक बज रहा है इसमें, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो Yeah, काफी it's कूल था सर। you know one of the things actually, अगर वापस लिरिक्स पे आते हैं, जो एक चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत हम्म लगी थी दिल खिड़की में, जो एक हम्म ओवरआर्किंग बात है, it's around also for me the idea of letting go, being हम्म able to accept कि जो हो रहा है हम्म उसमें कभी खुशियां भी हैं, कभी गम भी हैं, हम्म क्योंकि गम खुशियों के बगैर नहीं और खुशियां गम के बगैर नहीं। गम तो के बगैर नहीं है, वाह। ये जो एक साथ जो जिंदगी गुजरती है, स्पेशली जो अगर हम इस साल को देखें, जैसा ये साल हम्म गुजरा है, जहाँ पे हमें कोई हम्म कंट्रोल नहीं है और ह्यूमन कंडीशन होती है कि भाई हमने सब कुछ हम्म। कंट्रोल करना ही करना है। जो करना ही चीज़ें हम करना है। सोच नहीं सकते वो भी, उसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, भाई मुझे अपनी ज़िंदगी प्लान करी हुई है और वो भी प्लान पे जाना है। लेकिन हम्म। ज़्यादातर होता क्या है कि वो प्लान जो है ना वो मिट्टी में उड़ जाता है, कहाँ चले जाता है, उड़ क्योंकि जाता है। ज़िंदगी ने कुछ और लिखा होता है आपके लिए। सही बात है। अब देखिए ना, मैं डीजी खान जा रहा हूँ, लाहौर में बैठा हुआ था, अभी डीजी खान जाना पड़ रहा है मुझे। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत आला, बड़ी प्यारी आपने बात की है सर। अब ये जो सारे गाने हैं ना, जो कोक स्टूडियो में गाना आया, या उसके अलावा भी जो भी मैं एक एल्बम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी जो गाने हैं, ये सारे गाने हैं मैंने लिखे थे ये 5-6 साल पहले। तो अब जो मैं गाने लिख रहा हूँ वो थोड़े इन टर्म्स ऑफ थॉट कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। जैसे एक मेरा गाना है अभी नया बना रहा हूँ मैं, उसका नाम है बातनी इंसान। मतलब वो अंदर के इंसान के ऊपर एक गाना है, और म्यूजिकली जो है मुझे लग रहा है मैं इवॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरे गाने ज्यादातर सिर्फ 3 कॉर्ड होते थे, जैसे दिल खिड़की था, 3 ही कॉर्ड हैं, उसके अलावा जो भी गाने हैं वही 3 कॉर्ड उस पे चल रहे होते हैं। अब मैं जो नए गाने बना रहा हूँ, अब उस उन शेप से मैं बाहर निकल रहा हूँ म्यूजिकली स्पीकिंग। और थॉट वाइज जो है वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, बंदा जो है वो नए आइडियाज, नए ख्यालात, नए एक्सपीरियंसेस और उन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए नया पर्सपेक्टिव, तो ये बिल्कुल सर मैंने एक्सपीरियंस किया। और हर 2-3 या 5 साल के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि यार अब वो वाला मेहदी मलूफ जो है वो डेड हो गया है, और अब ये नया पर्सपेक्टिव आ गया और ये सीन है। और अब हम ये बात कर रहे हैं, पहले हम वो बात कर रहे थे, अब सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। वो है ना, मीम एक चलता है, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। वो वो वाला सीन है। ये जो आपने बात करी है, इस पे मुझे एक चीज़ याद आई जो मेरे साथ हुई थी। वो एक लेटर है स्टोइक फिलोसफी का, एपिक्टेटस ने लिखा था मेरे हाथ से अपने किसी शागिर्द को। वाह, अच्छा। और उसमें लिखा हुआ था कि आप जितना भी, लाइक इट्स ऑल अबाउट सेल्फ, इट्स अराउंड द हम्म सेल्फ, अराउंड, हम्म जिसमें बात उसने करी थी कि आप अपने आप से भाग सकते हैं नई जगहों पे, नई दुनियाओं में, नई नए देशों में, हम्म मुल्कों में, लेकिन आप अपने आप से नहीं भाग सकते। तो जो सच बात नई है चीज़ सर। होती है ना, जो अगर आप यहाँ पे दुबई आ गए, आप पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में जो नई नई चीज़ें हैं, आपने लोगों को मिल लिया, नज़ारे देख लिए, हम्म उसके बाद फिर बंदा अकेला हो जाता है और फिर वही दिमाग में वही चीज़ें आने लग जाती हैं जिससे आप भाग रहे थे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। यकीन माने कि जब तक बंदा रियलाइज नहीं करता ना, ये तो यही होता है, हम अपने आप से ही भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। कल वो एक दोस्त है मेरा, वो कह रहा था कि जी मैं ना आपको वैसी शुगल में कि आपको एक दिन के लिए अगवा करके ले जाना चाहता हूँ। तो उसको मैंने कहा यार तू अगवा तो मुझे कर देगा, लेकिन मैं तो अपने आप से तो नहीं अगवा हूँगा ना। मैं तो अपने आप के अंदर ही हूँगा, तू मुझे ऐसे अगवा करके मैं अपने आप से गायब हो जाऊँ। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। तो सच है मेरी जान। बिल्कुल। मेहदी यार, I'd be curious to ask you about 3 experiences that have changed your life the most. 3 एक्सपीरियंसेस। हाँ, 3 एक्सपीरियंसेस। सर एक तो जब मैं निकला था ना, इंटर मैंने किया था कराची से,
तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैंने म्यूजिशियन बनना है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटा ठीक है आप बिल्कुल बनो, लेकिन पहले आप जाओ ज़रा यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी दाखला लो, पढ़ाई चढ़ाई करो थोड़ी। तो मैं थैंकफुल हूँ अपने अम्मा अब्बा का, उन्होंने मुझे उस टाइम अनीस हुसैन में डाला। मैंने आईबीए की तैयारी की और मेरे जैसा नालायक बंदा आईबीए में चला गया। तो सबसे बड़ा जो चेंज का फैक्टर था एक ये था। दूसरा ये था फिर अब जब मैं पढ़ लिख के निकल आ गया, फिर सीएसएस का फैसला मैंने खुद ही किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं मसला, दे देते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा चेंज तो था वो सीएसएस था। और तीसरा जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा चेंज था वो मेरी 6 महीने पहले होने वाली शादी है। तो ये 3 चीजें सर, बिल्कुल हालात और जज्बात और एहसासात अब बदल चुके हैं। बहुत मतलब बदलाव। सर आप देखें ना, आप देखें कि अभी मैं डीजी खान अगर जा रहा होता ना अकेला, तो मैंने कहना था मेहदी मालूम अल्लाह हाफिज ब्रो, कोई नहीं पता तेरा वहां पे क्या बनना है। लेकिन अब ये है कि मैं सेटल हो गया हूँ जिंदगी में, मतलब एक सीन है। और मैं और मीमी जहाँ भी जाते हैं हम दोनों साथ जाते हैं, तो इसलिए जरा जिंदगी का निजाम एक स्टेबल चलता रहता है। मेहदी यार आपसे आखिरी सवाल कि सर आपकी सबसे प्यारी यादें पाकिस्तान की, बचपन की हों या आजकल की हों, जो आपको वापस जो है ना, कोई अगर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान कैसा है, या अगर आप कभी कहीं ख्यालों में या कहीं खुद कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको वापस पाकिस्तान कैसे लेकर आता है और क्या चीज़ें होती हैं वो जो ले आती हैं? सर सबसे अच्छा टाइम आई गेस मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था। और कराची का जो टाइम था वो मैं सबसे ज़्यादा चेरिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज। मुल्तान काफ़ी ज़्यादा चेरिश करता हूँ, मैं सर्विस के दौरान ही था वहाँ। मैं बहावलपुर भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। लेकिन कराची का जो टाइम था वो बड़ा केयर फ्री टाइम था। बड़े प्यारे दोस्त जो हैं अल्लाह मियां ने दिए मुझे, तो कराची बड़ा याद भी आता है। और जब भी याद करता हूँ एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। कॉलेज भी वहीं गुजारा, यूनिवर्सिटी भी वहीं गुजारी, लेकिन जब से सर्विस में आया हूँ तो वहाँ वापस नहीं जा सका। और बाकी भी सब अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के बाद। लेकिन ये है कि जो सबसे अच्छी और मेरी फॉन्ड मेमोरीज हैं वो कराची की हैं। ज़बरदस्त। मेहदी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम और सर हमारे साथ थैंक आने यू का। फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी सर। बस अब दिल खिड़की को खोलो,